हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदवत पाठशाला पर स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी 67 का जो पीटी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लेकर आए हैं। अभी 68वीं जो पीटी एग्जाम होने वाला है, सबको पता है कि 12 फरवरी को ये परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले जो प्रीवियस ईयर है, जैसे 67 है, 66 है, 65 है, उसका भी आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें 63rd से लेके 67th तक का, साथ में आपका CDPO और जो ये डबल AI हुआ था एग्ज़ाम, उसका भी जो ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था AO का, डबल AO का, उसका भी आपको प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है, स्पेशली 10 क्वेश्चन जो मैथ्स का है, उसको आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि टाइम एंड वर्क पे है। ठीक है, जैसे अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो जिसे अनिल अकेला उस काम को अगर 20 दिनों में कर सकता है, तो यदि सुमन को उस काम को अकेले करना पड़ेगा तो सुमन कितने दिनों में उस काम को करेगा अकेले। ठीक, तो इसको हमको बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको एक दिन में कोई कितना काम करेगा वो निकाल लें, और उसके बाद आप पूरा एक दिन एक वर्ड पूरा कितना कंप्लीट में कितना टाइम लगेगा वो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अनिल है, अनिल प्लस जो सुमन है ना, अनिल प्लस सुमन एक दिन में कितना काम कर सकता है। अनिल प्लस सुमन जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 12 दिन में ये दोनों मिलके एक काम करता है। ठीक, इसका मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। अगर अनिल प्लस सुमन 12 दिन में एक काम करता है, इसका मतलब एक दिन में उसका एक दिन का काम कितना, 1/12 हो गया। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए कि अनिल अकेला, अनिल जो है अकेला जब होता है उस काम को करता है, तो अनिल क्या करता है कि 20 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। 20 दिन में एक काम, तो अनिल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक, अनिल का 1/20 हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक, तो ये कंबाइंड अनिल प्लस सुमन मिलकर एक दिन में कितना करता है वो हमने निकाला। फिर ये है अनिल अकेला कितना करता है एक दिन, वो हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये मिल के करता है अनिल प्लस सुमन, ये अनिल अकेला करता है। तो यहां से आप देखिए सुमन जो है, सुमन अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 दोनों मिल के करता है, और अनिल एक दिन में 1/20 करता है। तो एक दिन में जो सुमन कितना काम करेगा, इतना माइनस करके जो होगा, जो सुमन एक दिन में इतना काम करेगा, तो इसका LCM हो जाएगा आपका 60, ये 5 - 3 2/60, मतलब 1/30। ठीक, तो यहाँ पे सुमन जो है, सुमन 1/30 काम करता है एक दिन में, तो सुमन एक काम कितना एक दिन में करेगा, 1/1/30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 30 डेज, यानी बी इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल था, इतना सिंपल आपको बस बताना था, इसीलिए आप बिना कुछ ज़्यादा किए काम कर सकते हैं। इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे, कंबाइन कर दोनों का, 1/12 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम 20 दिन में करता है, 1/20 हो जाएगा। यहीं पे दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये 1/12, ये 3 सॉरी ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 2 माइनस करके ये 2/60 हो जाएगा। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा जब भी हो तो वो व्यक्ति का एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि कितना दिन में कितना काम करेगा कुछ भी। तो 1 डेज वर्क फाइंड करके आप सेट कर लेंगे, बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 जो है क्रिकेट खेलता है। ठीक, और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 में से एक खेल अवश्य खेलता है। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कोई खेल न खेलता हो, कुछ न कुछ अवश्य खेलता है। या तो क्रिकेट खेलता है, या तो बैडमिंटन पसंद है, या क्रिकेट या बैडमिंटन दोनों खेलता है। तो कोई सभी विद्यार्थी कोई न कोई गेम अवश्य खेलता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक,
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेन डायग्राम से बनाना है ना। क्वेश्चन को वेन डायग्राम, दो खेल है, एक क्रिकेट है, दूसरा बैडमिंटन है। ठीक, ये मान लीजिए क्रिकेट का हो गया, ये मान लीजिए बैडमिंटन का हो गया। ये बैडमिंटन खेलने वाला, ये जो गोला है सर्किल है वो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, ये जो है वो हो गया बैडमिंटन खेलना पसंद करने वालों की संख्या। तो 55 टोटल है, दोनों को मिला के टोटल 55 है। सी प्लस बी क्रिकेट प्लस बैडमिंटन कुल जो है वो स्टूडेंट कितना है 55 है। ठीक है। अब देखिए क्रिकेट, टोटल क्रिकेट दिया हुआ है, क्रिकेट जो है 34 क्रिकेट खेलता है, तो ये जो है आपका क्रिकेट वाला ये 34 होगा, ये टोटल 34 होगा, है ना। ये बैडमिंटन वाला ये भी दिया हुआ है, ये 26 है। ठीक, तो ये देखिए कि ये जो टोटल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 34 है, ये टोटल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या जो है 26 है। मतलब ये टोटल ये जो गोला है पूरा कंप्लीट गोला, लेकिन इसके बीच में तो कुछ कॉमन भी है ना, ये वाला है ना। तो कुछ ऐसा संख्या हो है जो दोनों खेलता है, जो दोनों खेलता है उसकी भी जो कुछ संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, मानते हैं कि ये जो कॉमन वाला है वो हमें मान लिया कि x है, ये कॉमन वाला x है। तो अब देखिए, तो क्रिकेट जो है तीनों मिला के क्रिकेट प्लस कॉमन प्लस बैडमिंटन, तो जब क्रिकेट वाले में से, ये क्रिकेट वाला है रेड वाला, क्रिकेट वाले में से कॉमन जो माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट अगर फाइंड करना हो हमें, सिर्फ क्रिकेट कितना खेलता है तो वो हो जाएगा 34 माइनस एक्स, ये जो कॉमन वाला है। तो कॉमन जब क्रिकेट खेलने वालों में से कॉमन हटा देंगे तो हो जाएगा क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट हो जाएगा, ओनली क्रिकेट। उसी तरह से ओनली बैडमिंटन जो होगा, ओनली बैडमिंटन कितना हो जाएगा 26, तो कुल बैडमिंटन है, और फिर एक्स है जो दोनों खेलता है, क्रिकेट या बैडमिंटन जो दोनों खेलता है उसकी संख्या ये है। ठीक, अब ये सिर्फ क्रिकेट हो गया, ये सिर्फ बैडमिंटन हो गया, ये दोनों हो गया, तो तीनों को मिला के 34 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स, यही तो कुल 55 है ना, यही कुल कितना है 55 है। ठीक, तो कॉमन वाला हमने इसमें सपोज कर लिया, तो चूंकि ये टोटल क्रिकेट है, ये कुल क्रिकेट है, तो ऐसा तो हो सकता है कुछ इसमें से जो दोनों खेलता हो, तो क्रिकेट में तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा वो। तो जब तो कुल वाले में से कॉमन हम माइनस कर लेंगे तो ये सिर्फ क्रिकेट निकल गया। उसी तरह जब कुल बैडमिंटन वाले में से जब ये दोनों कॉमन जो है जो दोनों खेलता है उसको माइनस कर लेंगे तो सिर्फ बैडमिंटन निकल गया। अब सिर्फ बैडमिंटन, सिर्फ क्रिकेट और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वही तो कुल होगा हमारा। तो अब इसको x यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 34 प्लस 26 ये हो गया आपका 60 माइनस एक्स बराबर 55, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया आपका 60 माइनस 55 इक्वल टू 5। तो 5 जो हो गया वो आपको दोनों, वही तो पता करना है हमें कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो आंसर होगा इसका सिर्फ 5। तो ऐसे ये तो 2 वाला था, अक्सर कभी कभी आपको 3 वाला भी, पिछले जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है 3 जो ये वेन डायग्राम से 3 जैसे चाय कॉफ़ी या कुछ और पीते हैं तो 3 वेन डायग्राम बनता है, वो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं जाके। उसी तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये तो आसान था, इसमें सिर्फ 2 ही वेन डायग्राम बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिसका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के को करते वक्त आपको ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो उसको आंसर से हमको सॉल्व करना, जो ऑप्शन है ना उसी पे ये 2 कंडीशन है उसको अप्लाई कर देंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस से जाएंगे, इसका लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और एग्जामिनेशन हॉल में उतना टाइम होता नहीं है। तो आप इसको एग्जाम जो आंसर है ना उससे हम करेंगे। जैसे देखिए कि 2 संख्या है जिसका गुणनफल 2400 गिवन है ना, तो देखना है हमें जो किस किस का 2400 इसमें हो सकता है। ठीक, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि 75 और 32 2 है,
इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2400 होगा, ये भी 2400 होगा, सभी मतलब सभी का जो गुणनफल करते हैं हम तो 2400 होता है। तो पहला तो सभी पे अप्लाई कर रहा है, ठीक। दूसरा वाला देखिए, उसके वर्गों का योगफल, दो संख्या के वर्गों का योगफल जो है 5200 है। वर्गों का योग मतलब ये जो संख्या गिवन है उसको पहले दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, तो क्या वो 5200 यानी 5200 आ रहा है या नहीं। तो अब देखेंगे पहले वाले को हम करते हैं तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 5 को मान लीजिए 5 75 को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में तो 5 आएगा, 2 वाले का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4 आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो इसका इकाई स्थान पे तो 9 होगा, ये तो पहला वाला होगा नहीं, पहला वाला कट हो गया। दूसरा देखिए आप 60 है और 40 है, ठीक। तो 60 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये होता है हमारा 3600, और ये 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 1600। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा 5200। मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 60 इंटू 40 2400 हो रहा है, और 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो ये 5200 हो जा रहा है। मतलब आगे बढ़ने की जरूरत अब है नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन वाला क्वेश्चन है तो आंसर में क्या करना है, उसको जो कंडीशन है वो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी गिवन ऑप्शन है उसमें जो कंडीशन है उसमें, उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसका ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन हमें जल्दी में सॉल्व करने के लिए उसको आंसर से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, पूरी तरह से उस पर भागफल 0 हो जाए, उसमें है ना, पूरा पूरा कट जाए। तो जब ऐसा 2-3 नंबर हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 4, 5, 6 का तीन जो नंबर उसका एलसीएम पता कर लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम पता कर लेंगे 4, 5 और 6 का, ये कितना होगा, 4, 5, 6 का एलसीएम 4, 5 और 6 का, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। हाँ 60 जो है तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अच्छा कर ही लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसका एलसीएम पता करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 5 15, हाँ 60 हो गया, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक। अब हमें ये है कि 100 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 60 से विभाजित हो जाएगा, उसकी संख्या हमें पता करना है, ठीक है। उस संख्या हमें पता करना है। तो ये देखिए आपको ध्यान, इस पे क्वेश्चन के लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये बीच में है, संख्या के बीच पूछ रहा है, तो बीच मतलब क्या है कि उसमें 100 भी नहीं आएगा और 500 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 100 से लेकर 500 तक, जब ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें 100 को इंक्लूड करना है और 500 को भी इंक्लूड करना है। लेकिन जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि 100 और 500 के बीच में, इसका मतलब दोनों जो एंड वाला नंबर है यानी स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, उसको हमें एक्सक्लूड कर देना है, उसको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 100 से बड़ा हो और 60 के टेबल में आ रहा हो, ठीक है। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। तो देखिए 100 से बड़ा होगा, 100 से जस्ट बड़ा नंबर, तो आप देखेंगे 60 के टेबल में आना चाहिए। 60 पहला तो 60 आता है जो कि 100 से छोटा हो गया। उसी तरह से दूसरा होगा 120, तो 120 होगा, वो 100 से बड़ा है और सबसे नियरेस्ट नंबर है 100 के बाद जो कि 60 से कैंसिल हो जाए। तो पहला नंबर हो गया, यानी 100 से जस्ट बड़ा नंबर हो गया जो 60 से कैंसिल होगा, वो होगा हमें 120 हो गया, ठीक। उसी तरह से अब हमें 500 से जस्ट छोटा नंबर फाइंड करना है जो 60 के टेबल में आ रहा हो, जो 60 के टेबल में आ रहा हो 500 से जस्ट छोटा है, क्योंकि हमें उसके बीच का नंबर फाइंड करना है। तो जब 500 में हम 60 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखिए ये 0 0 हो गया, कैंसिल हो गया, जस्ट छोटा चाहिए हमें, ठीक। तो 60 9 9 5 जा 45, जैसे 9 5 जा 45, फिर अब जो 5 हो गया तो 5 बचा, तो वो अब 500 से बड़ा हो जाएगा। 6 जान देखिए आप 60 इंटू 6 9 6 7 जा 6 8 जा हो जाएगा, 6 8 जा 48 होगा, है ना, 6 8 जा 48, 2 बच गया, तो 2 तो छोटा है। अब ये कि 60 इंटू 8 करेंगे, है ना, तो देखिए 480 हो जा रहा है,
और 60 अगर इंटू अगर 9 करें हम तो ये हो जा रहा है हमारा 540। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 60 के टेबल में 500 से जस्ट जो छोटा नंबर आ रहा है 8 जा 80 हो जा रहा है, 9 जा मतलब 540, ये तो बड़ा हो गया, तो ये हो गया। तो सबसे छोटा हो गया 120 और सबसे बड़ा हो गया आपका कितना 480 सबसे बड़ा हो गया। तो अब नंबर कितने हैं तो ध्यान रखिए, नंबर इसके बीच में कैसे कितने नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 60 के टेबल में डिवाइड हो जाए तो वो आ जाए। देखिए 480 सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर डिवाइड बाय जो गैप है। आप देखिए 60 का एक से दूसरे नंबर के बीच में 60 का गैप होगा, एक जो कटेगा 120 नंबर, तो उसके बाद अगला कैंसिल होगा कौन सा 180। तो 60 के गैप पे हमने जो डिफरेंस है 60 का, वो जो एलसीएम आया है वो डिवाइड बाय उसको करेंगे, अब +1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमें 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 360/60 +1, तो 6 + 1 यानी 6 + 1 जो हो गया मतलब 7 नंबर होंगे इसके बीच में। आंसर हो गया हमारा 7 पहला वाला। तो हमने इसको कैसे फाइंड किया, सबसे पहले अगर एक नंबर होता कोई तो वो गैप हो गया मतलब 60 इसका एलसीएम हो गया। अगर इसी तरह से मान लीजिए अगर ये पूछा जाता कि 7 के टेबल में ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 से अबव हो और 500 से छोटा हो, उस कितने ऐसे नंबर है 7 के टेबल में आएगा। तो पहले 100 से जस्ट बड़ा नंबर हम ढूंढते जो 7 के टेबल में आता, फिर 500 से जस्ट छोटा ढूंढते जो 7 के टेबल में आ रहा हो, फिर क्या करते हम जो सबसे जो बड़ा नंबर आया उसको उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते। यहाँ पे डिफरेंस हमेशा 7 का होगा क्योंकि 7 के टेबल में एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस 7 का होगा। लेकिन यहाँ पे 60 है, इसमें 3 नंबर हैं तो तीनों को हमें पहले एलसीएम पता करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि 60 वैसा नंबर पता करना होगा जो 60 के टेबल में आए और 100 से जस्ट बड़ा हो, दैट विल बी 120। उसी तरह 60 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 500 से जस्ट छोटा होगा, तो दैट विल बी 480। तो सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर जो उस टेबल में आ रहा है डिवाइड बाय जो गैप है ना, उसका जो गैप है जैसे 80 यहाँ पे 60 है, 60 के गैप पे अगला नंबर आते जाएगा, पहला 120 होगा, उसके बाद 180 होगा, उसके बाद फिर क्या 240 होगा। तो ये 60 का गैप होगा ना हर एक दूसरे नंबर के बीच में, पहले दूसरे के बीच में, दूसरे तीसरे के बीच में 60 का गैप होगा। तो वही डिफरेंस यहाँ पे लेना है जो गैप है, अंतर। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 लास्ट में ऐड कर देना है। वैसे ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ऐसे जितने भी नंबर हैं उसका सभी का योग कितना होगा। तो जैसे मान लो 7 नंबर तो आ गया, ये नंबर आ गया, अगर हमें पूछे जैसे आप इसको समझिए जैसे 120 है पहला, फिर आपका 180 है, ठीक, फिर आपका 240 है, ऐसे करके लास्ट वाला कितना होगा 480 होगा। तो इस सभी का योग कितना होगा, इसको ऐड कर देंगे हम सभी को तो वो कितना आएगा। अगर ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है उसमें पहला नंबर, ठीक है, पहला जैसे 480 उसमें प्लस 120 डिवाइड बाई 2 इंटू n जो ये 7 आया है ना ये नंबर इंटू कर देंगे, बस यही हो जाएगा इसका सम। जितने भी सम होंगे बीच में सबका सम पहला प्लस अंतिम, ठीक, डिवाइड बाई 2 इंटू n मतलब जो ये नंबर आया, कितने नंबर हैं इसके बीच में, तो सम का ये फॉर्मूला होता है, दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे इंटू जितने नंबर हैं वैसे इंटू उसको ले लेंगे। और ये हो गया आपका, अगर हम नंबर फाइंड करना हो उसकी, अगर हमें सम फाइंड करना होगा तो हमें नंबर पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात जो है 4:1 है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ये जो मिक्सचर है
उसमें हम कितना बालू और ऐड कर दें ताकि नए मिक्सचर में जो बालू और सीमेंट का जो रेशियो रहे वो 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए। तो अब देखिए पहला जो देखिए 70 kg का मिश्रण है, 70 kg मिश्रण है, उसमें जो रेशियो दिया हुआ है बालू और सीमेंट का वो 4:1 है। ठीक, 4:1 है। मतलब टोटल मिक्सचर क्या हो गया, 5 हो गया। टोटल हिस्सा मिश्रण में 4 बालू का हिस्सा है और 1 सीमेंट का हिस्सा है, टोटल 5 हो गया। तो इस मिश्रण में बालू कितना होगा, पहले दोनों हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। इसमें बालू हो जाएगा, जो मिश्रण का टोटल वेट है 70 डिवाइड बाई जो कुल मिश्रण है ये डिवाइड बाई 5 इंटू बालू 4 हिस्सा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। ये हो गया हमारा 14 इंटू 4 ये हो गया 56। तो इसमें 56 kg हो गया बालू। ठीक, उसी तरह से सीमेंट हम फाइंड कर लेंगे, दोनों मिश्रण में कितना कितना सीमेंट और बालू है इस मिश्रण में वो फाइंड करेंगे। 70 तो है कुल, उसी तरह डिवाइड बाय 5 जो कुल मिश्रण है, जो टोटल वेट है उसको ऊपर, जो कुल मिश्रण का हिस्सा है उसको नीचे, इंटू जो जिसका फाइंड कर रहे हैं उसका क्या हिस्सा है। तो यहाँ पे सीमेंट का हिस्सा 1 है तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 14 kg। ठीक, ये हो गया 14 kg। मतलब जो पुराना मिश्रण था 70 kg, उसमें बालू हो गया 56 kg और सीमेंट हो गया 14 kg, ये निकल गया। अब हमें पूछ रहा है कि इसमें कितना बालू और ऐड कर दें ताकि नया मिक्सचर जो बने उसमें बालू और सीमेंट का रेशियो 6:1 हो जाए। तो हम मान लेंगे इसमें हम x kg बालू और ऐड कर दे रहे हैं, ये हमें निकालना है। तो अब क्या होगा 56 प्लस x। ठीक, सीमेंट के में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले जितना था उतना ही रहेगा, ये 14 हो गया। अब जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/1। ठीक है, अब x kg कितना बालू और ऐड करें जो कि नए मिक्सचर में बालू और सीमेंट का जो रेशियो है वो 6:1 यानी 6:1 हो जाए। तो हमने मान लिया कि बालू हमने ऐड कर दिया x kg, तो नए मिश्रण में अब बालू कितना हो जाएगा 56 प्लस x, और सीमेंट तो उतना ही है, सीमेंट में कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब नया रेशियो हो गया 6:1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। ये तो 56 हो गया, ये प्लस हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा 84। ठीक, 14 इंटू 6 84 हो गया। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया हमारा 84 माइनस 56, ये 14 में से 6 गया 8, बचा 7 में से 5 गया 2, 28 kg जो है हम बालू ऐड कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 28 kg, है ना। 28 kg इसका आंसर हो गया। और ई ऑप्शन जो है मैंने लिखा नहीं, आपको पता है इसमें ऑप्शन क्या है, या तो इसमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। ठीक, तो जनरली मैथ्स में ये बहुत कम आता है, आपको ध्यान देना है कि मैथ्स में ई ऑप्शन का आंसर बहुत रेयरली आता है बीपीएससी में। तो यहाँ पे 28 kg हो गया इसका आंसर। अब उसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं कि कुछ जैसे चेक करना है, मान लीजिए तो 56 प्लस 28 डिवाइड बाय हम 14 कर देंगे, है ना। ये देखिए 56 प्लस 8 प्लस 6 14 हो गया, और 3 5 8 हो गया, डिवाइड बाय 14 हो गया। तो ये 14 6 जा 84, तो 6/1 मतलब 6:1 का ये रेशियो आ गया, ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने बस बता दिया आपको, अगर आपको चेक करना हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे इसमें तो सीधा सीधा आंसर एक दिया ही हुआ है, वो आ गया तो आपका फाइनल हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ₹150 प्रति दर्जन की दर से संतरा अगर हम खरीदते बेचते हैं, माने 150 रुपये में अगर हम 1 दर्जन संतरा बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, मतलब लॉस होता है। ठीक, तो अगर हमें 20% का लाभ लेना है, 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पर हमें बेचना पड़ेगा। यानी पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, संतरा हमने कितना में खरीदा था। ठीक है, इसमें चूंकि 150 में जब बेचते हैं हम तो हमें 25% की हानि होती है।
तो हमें 20% लाभ लेने के लिए उस संतरे को कितना में बेचना पड़ेगा, प्रति दर्जन के हिसाब से ये हमें फाइंड करना है। ठीक, देखिए तो हमें तो इसमें देखिए इसका जो सिंपल एक लाइन में आपको मैंने अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किया उसमें बताया था मैंने कि लॉ ऑफ फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक लाइन में कुछ सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हमें पहले का डाटा दिया हुआ हो और बाद का फाइंड करना हो, है ना, बाद का फाइंड करना हो, अब परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो इसको लेंगे, पहले वाले को लेंगे, पहले वाले का लिया हमने, ठीक। उसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो अगर परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है तो नीचे में ऊपर में जितना, जैसे मान लीजिए 100 प्लस डिक्रीज कर रहा है, जैसे 10% डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 10 कर देंगे और नीचे में 100 रहेगा। मतलब इधर से पीछे से जब आगे जाएंगे तो ऊपर में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर इंक्रीज जितना परसेंट कर रहा है उसको 100 में ऐड करेंगे, नीचे 100 होगा। जितना बार इंक्रीज डिक्रीज करे, जितना बार करे वही करना। अगर बाद का पता हो, जैसे यहाँ पे पता हो और यहाँ का पीछे का हमें फाइंड करना हो, जैसे इस केस की बात है कि हमें एसपी पता है यहाँ पे और सीपी फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। जब पीछे आना हो तो क्या, जो एसपी गिवन है एसपी, ठीक, इनटू क्या करना है आपको, उस केस में ऊपर 100 रहेगा, ऊपर 100 रहेगा और नीचे 100 में प्लस या माइनस वो होगा। अगर बढ़ रहा है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया, तो उसमें प्लस करके उतना जितना परसेंट उतना ऐड कर देंगे। अगर यानी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हमें पहले का निकल जाएगा। जब पहले का दिया हुआ हो, बाद का फाइंड करना हो तो नीचे 100 रहता है, ऊपर जो है आपका हर में, सॉरी अंश में चेंज होगा, न्यूमरेटर में चेंज होगा। किसके हिसाब से प्लस माइनस होगा, 100 में अगर पॉजिटिव हो रहा है इंक्रीमेंट तो प्लस होगा, अगर निगेटिव हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में आप अच्छे से ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी फार्मूला, जो लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। अगर आपका ये फ्रैक्शन रूल और फ्रैक्शन क्लियर, देखिए कैसे इसको फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हमें 150 प्रति दर्जन की बेचने पर संतरा बेच लो, सेलिंग प्राइस पता है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब बाद का पता है, पहले का निकालना है। तो 150 गुने ऊपर 100, ऊपर 100, नीचे क्या करना है, 100 तो रहना ही रहना है यहाँ पे 100। अब देखिए प्लस होगा या माइनस होगा, तो दिया हुआ कि हानि हो रही है, हानि मतलब निगेटिव, मतलब 100 माइनस 25 ये हो गया। ये सीपी, ये जो एरिया हो गया हमें सीपी निकल जाएगा। अब हमें ये टोटल सीपी निकल गया। अब हमें किस हिसाब से इसको बेचना है ताकि हमें 20% का लाभ हो। अब क्या है, हमें पहले का पता चल गया, ये सीपी, अब बाद का निकालना है तो इनटू, अब 100, अब नीचे हो जाएगा 100, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा 100 प्लस होगा या माइनस। तो अब क्या है, 20% का हमें लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 20, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 150 गुने 100 बटे 75 गुने 120 बटे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 75 2 जा 100, 100 कैंसिल, 140 इंटू 2 यानी 240 रुपीज, 240 प्रति दर्जन की दर से अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। इसमें आंसर ढूंढते हैं, कौन सा है, 240 पहला वाला। तो ऐसे रूल ऑफ फ्रैक्शन से हम बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंट में से किसी का सैलरी इंक्रीज हो रहा हो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लियर ये होना पड़ेगा कि पहले का अगर गिवन हो, कुछ बाद का पता करना हो तो ऊपर में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, 100 प्लस माइनस कैसे चेंज होगा, अगर पॉजिटिव लग रहा हो, आपकी पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा वो परसेंटेज, नीचे 100 100 ही रहेगा सभी में। अगर निगेटिव हो रहा है,
अगर लॉस हो रहा है या घट रहा हो तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से अगर बाद का हमें पता है और पीछे का फाइंड करना हो, उस केस में बाद वाला नंबर यहाँ लेंगे, जैसे हमने इसमें लिया कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। उस केस में ऊपर कांस्टेंट रहेगा, 100 रहेगा, वो नीचे क्या होगा फिर 100 प्लस माइनस जो परसेंटेज वाला जो डाटा गिवन है उसको यूज करेंगे, प्लस उस केस में होगा अगर प्रॉफिट या इंक्रीज की बात हो रही हो परसेंटेज वाइज तो वहाँ पे प्लस लेंगे, अगर लॉस या डिक्रीज की बात हो रही होगी तो वहाँ पे हम माइनस लेंगे। फिर बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालें। बीपीएससी का 2 टॉपिक ज्योमेट्री में जो मेंसुरेशन है उसमें फेवरेट है, एक है आपका समचतुर्भुज यानी रोम्बस, एक है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। इस दोनों के फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना। अक्सर इस दोनों में से एक न एक क्वेश्चन वो पूछ ही डालता है। तो यहाँ पे रोम्बस पूछा है, तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको रोम्बस का प्रॉपर्टीज याद करना पता होना चाहिए। ठीक, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक, चतुर्भुज होता है यानी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी भुजाएं, ये सभी भुजाएं ना, ये और ये आपस में सब इक्वल होता है, इक्वल होता है। फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है, तो रोम्बस स्क्वायर में फर्क क्या है? यानी वर्ग जो होता है रोम्बस और वर्ग में फिर फर्क क्या हुआ? तो ऐसा है कि रोम्बस और स्क्वायर में फर्क ये है कि रोम्बस में ये एंगल जो होता है वो 90 नहीं होता है, ये सभी एंगल 90 नहीं होगा। स्क्वायर में आप याद कीजिए सभी जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो रोम्बस का क्वालिटी ये है, प्रॉपर्टीज ये है कि सभी भुजा तो आपस में बराबर होता है लेकिन उसका सभी कोण समकोण नहीं होता है जो कि स्क्वायर में होता है। ठीक है, रोम्बस का जो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल बाकी सभी समचतुर्भुज, इसका जो डायगोनल है वो क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता ही है, जैसे कि सभी जितना वर्ग है फिर आपका आयत है वो प्रॉपर्टीज यहाँ भी लागू होता है। और साथ में ये, हाँ, ये डायगोनल 90, ये एंगल सभी 90 होता है, ये आपको याद रखना है। डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये हुआ कि इस ये जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और साथ में ये सभी एंगल है, ये चारों एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये था सभी रोम्बस का प्रॉपर्टीज। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए एक वाला ये 10 हो गया और दूसरा वाला ये 24 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हमें पूछ रहा है कि परिमाप क्या है, यानी पेरीमीटर, यानी रोम्बस की जितनी भुजा हैं सबका योग करके कितना आएगा। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो जब एक भुजा हमें निकल जाएगा, जब एक भुजा हम फाइंड कर लेंगे इंटू 4 कर देंगे तो हमें परिमाप निकल जाएगा। इंटू 4 इसलिए कर लेंगे कि रोम्बस का सभी भुजा यानी साइड आपस में इक्वल होता है। जब आपस में इक्वल होगा तो इंटू 4 कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए ये 24 है, ये हमारा 10 है। अभी मैंने बताया कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, यहाँ सेंटर से। इसका मतलब जब ये 24 है ये 12, ये 12, ठीक, ये 10 है तो ये 5 और ये 5, ये 10 है तो ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। अब ये ट्रायंगल ओ ए बी अगर मान लें हम इसको, है ना, ये 90 हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज जब बन गया तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। अब देखिए ये लंब हो गया, इसमें से एक लंब ये एक आधार, तो ये हो जाएगा क्या हमारा कर्ण यानी विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए। ठीक, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर कितना है? ओ ए है 5 तो 5 स्क्वायर हो गया, और ओ बी है हमारा 12, ये हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा कितना 144। ठीक, दोनों मिलकर हो गया 169। तो अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा
13 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। जब ए बी निकल गया 13 तो ये भी 13, ये 13 निकला तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। क्यों? क्योंकि जो रोम्बस यानी समचतुर्भुज, नाम से लग रहा है ना आपको, समचतुर्भुज सभी भुजाएं जो है सम यानी बराबर। तो जब एक 13 है तो इसका जो परिमाप होगा वो परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4 × 13 बराबर 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर जो इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं पे चूंकि इस बार ये पूछा है, रोम्बस पूछा है, तो हो सकता है आपको कि इस बार ट्रेपीजियम से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ट्रेपीजियम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ट्रेपीजियम को एक बार समझ लीजिए आप। ट्रेपीजियम क्या होता है? आपको ऐसा फिगर ट्रेपीजियम होता है, ठीक। ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम में क्या होता है आपको, वन पेयर जो साइड होता है वही पैरेलल होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जो वाला जो है ये इसके पैरेलल है, दूसरा पेयर जो होता है पैरेलल नहीं है। पैरेलल भुजा यानी पैरेलल लाइंस उसको बोलते हैं जो कभी भी आप कितना भी उसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ कहीं पे मिलेगी नहीं। इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएं या पीछे कहीं मिलेगी नहीं। ये नॉन पैरेलल लाइंस होगा। देखिए आगे अगर बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मीट कर जाएगा, ठीक है। ये नॉन पैरेलल होगी, ये पैरेलल नहीं हुआ, ठीक। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए हाइट है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। तो ट्रेपीजियम का एरिया याद रखिए आप, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ पैरेलल साइड का सम, यानी इसका योग कर लेंगे, दोनों पैरेलल भुजाओं का योग हो जाता है इंटू ऊंचाई हो जाता है, ये ऊंचाई हाइट। इसी में क्या होगा आपको, पैरेलल भुजा का लंबाई दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, कहेगा ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने। कभी कभी एरिया दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऊंचाई दे देगा, एक पैरेलल साइड का भुजा दे देगा और एक कहेगा फाइंड करने के लिए। यहाँ पे दो भुजा होता है ना, योग, इसका योग होता है। तो जितना भी डाटा है एक इसमें देखिए, एक हो गया एरिया, दूसरा हो गया दो भुजा, यहाँ पे दो भुजा यहाँ पे हो गया, एक हो गया ऊंचाई। तो एक डाटा, दो मतलब 3 डाटा, एक 4 डाटा। 4 डाटा में से हमेशा 3 डाटा आपको गिवन होगा, कोई एक बोलेगा फाइंड करने। तो एरिया को फॉर्मूला का यूज करके कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऊंचाई, इसको याद रखिए। फिर ट्रेपीजियम से जो क्वेश्चन पूछेगा अब बहुत आसानी से उसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। देखिए उस बार 2 क्वेश्चन जो था वो घड़ी से था, तो घड़ी से क्वेश्चन भी बीपीएससी हर एक बार कम से कम एक क्वेश्चन तो डालती है, कभी कभी छोड़ देती है, लेकिन अक्सर जो है आपको घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसको आप अच्छे से समझिए तो एक क्वेश्चन आप जरूर इससे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक तो आएगा ही आएगा। तो एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, वह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं घड़ी स्लो हो गया, घड़ी फास्ट हो गया, तो 24 घंटे में 10 मिनट घड़ी फास्ट हो जाती है। फास्ट होने का मतलब ये है 10 मिनट फास्ट हो गया, मतलब अगर फास्ट होने का मतलब ये है कि घड़ी 10 मिनट फास्ट हो गया, तो मतलब अगर मान लीजिए 12 बज रहा है दोपहर का, तो वास्तविक समय जो है वो 11:50 ही हो रहा है। 10 मिनट फास्ट का मतलब ये होता है। स्लो मतलब ये हुआ कि जो घड़ी में उस समय दिख रहा है वास्तविक समय उससे 10 मिनट आगे की है। फास्ट मतलब कि जो घड़ी उस समय आपको बता रही है, अगर घड़ी फास्ट है 10 मिनट, तो वास्तविक समय जो है 10 मिनट पहले की है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, मान लीजिए, ठीक। वह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, यानी 10 मिनट फास्ट हो जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे, दिन के 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करेगी, मतलब 11 AM जब बज रहा हो, जब घड़ी बता रही है कि अभी 11 AM हो रहा है, तो उस समय वास्तविक समय, सही समय क्या हो रहा होगा ये हमें पता करना है। जो कि फास्ट है 24 घंटे में। अब देखिए टोटल 6 बजे सुबह से लेके अगले दिन 11 बजे तक, है ना, कितना घंटा बीत गया, कितना घंटा बीत गया। तो अब देखिए 6 से 6 तो 24 घंटा हो गया। अब फिर उसका 5 घंटा और है, तो 24 5 29 घंटा हो गया, ठीक। तो 24 घंटे में तो घड़ी 10 मिनट, 24 घंटे में घड़ी कितना 10 मिनट आगे हो जाती है।
तो ये तो 24 घंटे में, लेकिन यहाँ पे 5 घंटा और हो गया ना, 6 बजे से 11 बजे तक। तो 6 से सुबह 6 बजे से लेके 11 AM तक 5 घंटा और हो गया। तो सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक में 10 मिनट घड़ी फास्ट हो जाएगी। फिर 5 घंटा में कितना फास्ट होगा, 24 घंटे में 10 मिनट, तो 1 घंटे में 10/24 मिनट, तो 5 घंटे में कितना होगा, 10/24 गुने 5, इतना मिनट जो है घड़ी फास्ट हो जाएगी 5 घंटे में। ठीक है, तो ये हो गया 10/50/24, मतलब ये समझिए आपकी 24 दूना 48, 2/50, 2/24, यानी 2.1/12, 12 मिनट जो है वो 5 घंटे में फास्ट हो जाएगी, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 मिनट तो यहाँ, अब ये भी ऐड कर देंगे, तो 12 मिनट 1/2, 12.1/2 मिनट जो है घड़ी फास्ट हो जाएगी टोटल सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तक में। ठीक, तो अगर सही समय बताया जा रहा है 11 हो रहा है, अगर उस समय घड़ी में 11 बज रहा है सही समय, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, 11 में से हम ये घटा देंगे, 12/1/2 मिनट जो है हम इसमें से घटा देंगे। ठीक, इसमें से घटा देंगे, तो 11 बजे में से 12 मिनट घटा दिया हमने, क्या हो गया, 10:48 हो गया। लेकिन आधा मिनट तो और है ना, आधा मिनट तो और है यहाँ पे ना, हाफ मिनट तो और है, तो हाफ मिनट को जब हम सेकेंड में बढ़ लेंगे तो हो जाएगा 30 सेकेंड और, मतलब ये एक्चुअली होगा 10:47 और 30 सेकेंड, है ना, 30 सेकेंड, मतलब इतना एग्जैक्ट समय बताएगा 10:47 30 सेकेंड, मतलब 12.5 मिनट घड़ी पीछे हो जाएगी। तो इसका आंसर बीपीएससी ने क्या दिया हुआ था नहीं पता, क्योंकि अगर ई ऑप्शन नहीं होता तो इसके साथ हम जा सकते थे, लेकिन चूंकि ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, तो आधा मिनट कम नहीं होता, महत्व रखता है। इसका आंसर आप ई के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आंसर 10:48 एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, हाफ मिनट और कम हो रहा है, आधा मिनट और कम होगा, तो 10:47 एक्चुअली वास्तविक समय उस समय हो रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि जितना मिनट दे रहा है आपको, बढ़ गया या घट गया, तो कितना देर में उतना स्लो हुआ, और जो गैप है टोटल, जो कितना से कितना रेंज हमें पूछा जा रहा है, उसमें कितना मिनट स्लो या फास्ट होगा, उसके वो फाइंड करके, और जो घड़ी में उस समय बता रहा है, अगर फास्ट है तो माइनस कर देंगे उतना, अगर स्लो है तो एक जो घड़ी में समय उस समय दिख रहा है उसमें उतना ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे से क्लियर रहना है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन पे बेस्ड है, अक्सर ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जाता है रेलगाड़ी पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन ये है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर की चाल से वो चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में कुत्ता भी दौड़ रहा है। कुत्ता का स्पीड है 18 यानी 18 किलोमीटर/आवर। ठीक, तो हमें ये निकालना है कि कुत्ते को क्रॉस करने में, कुत्ता का स्पीड कम है, रेलगाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली रेलगाड़ी उसको कुछ समय में क्रॉस कर लेगी। तो यही हमें निकालना है। तो जब दोनों एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रही, कुत्ता दौड़ रहा है, रेलगाड़ी भी चल रही है काफ़ी तेजी में, तो कुत्ते को क्रॉस करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा ये हमें पता करना है। तो इसका एक कंसेप्ट याद कीजिए, रखिए आप हमेशा, जो दो अगर मूविंग बॉडी है कोई भी, अगर या तो ये हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आपेक्षिक गति जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, वो दोनों के स्पीड को ना माइनस कर देंगे हम। ठीक है, दोनों के स्पीड जो आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का अंतर हो जाएगा हमारा आपेक्षिक गति। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो उस केस में आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, दोनों के आपेक्षिक गति उस केस में हो जाता है दोनों के गति का योग हो जाएगा। जो दो वस्तु जो दौड़ रही है या चल रही है
तो दोनों वस्तु के गति का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षिक गति। यहाँ पे अपेक्षिक गति क्या, दोनों के गति का जो अंतर होगा, कब अंतर कब लेंगे, जब एक ही दिशा में दोनों वस्तु चल रही हो या दौड़ रही हो, उस केस में दो अपेक्षिक गति, दोनों के गति का अंतर। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वस्तु चल रही है उस केस में दोनों के गति का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षिक गति। ये यही कंसेप्ट है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे जो कि 60 किलोमीटर बराबर है, 18 किलोमीटर बराबर है, आंसर सेकेंड में है, तो स्पीड को क्या करेंगे हम, जो किलोमीटर पर आवर में है दोनों का, ट्रेन का स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में फाइंड कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना। तो 60 इंटू 5/18, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें जब चेंज करना हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में उल्टा अगर जा रहे हैं तो वही 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 6 जा 320, ठीक, तो ये हो गया, फिर एक और कैंसिल होगा, ये 10 हो गया, ये आपका 3 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड, किसकी स्पीड, ट्रेन की। वही फिर जो डॉग है यानी कुत्ता का स्पीड जो है वही चेंज कर लेंगे, ये है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुने 5/18, 18 कैंसिल, तो कुत्ता का स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये निकल गया। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर, अभी किया हमने, डायरेक्शन सेम हो तो अपेक्षिक गति क्या हो जाता है, अंतर। तो 10/3 5 मीटर पर सेकेंड, ये 50/3 होगा ना, 10 × 5 50 हो जाएगा, ये 10 × 5 है, 50/3 हो जाएगा, तो 50/3 हो गया, 50/3 माइनस 5, ये हो गया हमारा 3, तो एलसीएम हो गया 50 माइनस 15, ये हो गया 35/3, 35/3 मीटर पर सेकेंड, वो हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये हो, अब उसको कुत्ते को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो समझिए कुत्ते को क्रॉस करने में ट्रेन को पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जितना ट्रेन का खुद का लंबाई होगा, कुत्ता अगर दौड़ रहा है ये, तो कुत्ते का लंबाई तो बहुत कम होता है, लगभग निग्लिजिबल। अगर कुछ लंबाई दिया होता तो उसको यूज करते, अगर लंबाई नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग निग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। तो कुत्ते को क्रॉस करने में, जैसे कुत्ता यहाँ दौड़ रहा है, यहाँ पे कुत्ता है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता है, तो ट्रेन का अगला पोर्शन यहाँ है, तो ट्रेन तब तक इसको कुत्ते को क्रॉस नहीं कर लेगी जब तक ट्रेन का पिछला पोर्शन यहाँ नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ट्रेन कुत्ते के आगे ट्रेन का पिछला पोर्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन को कुत्ते को क्रॉस करने के लिए उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितना उसका खुद की लंबाई होगी, है ना, जितना उसका खुद की लंबाई होगी। तो यहाँ से दूरी डिस्टेंस निकल गया हमारा कितना, 140 मीटर, जो दूरी उसको क्रॉस करनी है। स्पीड हम फाइंड कर लिए 35/3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो समय आपको पता है, टाइम इक्वल टू होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 140, चाल 35 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 20, 5 4 जा 20, मतलब 12 सेकेंड, 12 सेकेंड जो होगा वो समय लगेगा ट्रेन को उस कुत्ते को क्रॉस करने में। तो आंसर हो गया हमारा 12 सेकेंड। तो बहुत आसान था, बस आपको ये करना है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक। और हमें अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। अगर
अलग अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस नहीं, उसमें ऐड हो जाएगा अपेक्षिक गति या सापेक्षिक गति। ठीक, उसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि कुत्ते को क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो जितना खुद का लंबाई होगा, किसका, ट्रेन की जितना लंबी होगी उतना ही दूरी उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। दूरी पता चल गया, हमें स्पीड पता चल गया, तो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय हो जाएगा यहाँ पे दूरी बट्टे चाल। इस तरह से हम इसको रेलगाड़ी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है वो भी क्लॉक पे ही बेस्ड है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। मतलब 5 और 6 के बीच में जो आवर हैंड है, घड़ी की जो आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, कब एक साथ होगी। तो एक साथ मतलब ध्यान दीजिए, एक साथ घड़ी की, जैसे ये आवर हैंड है, इसी पे एक साथ मिनट हैंड होगी, एक ही साथ। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एक साथ होने का मतलब है एंगल 0। एक साथ होने का मतलब है दोनों के बीच का जो कोण होगा वो हो जाएगा 0। कब समकोण बनाएगी, तो एक दूसरे के बीच का एंगल 90। कब एक दूसरे के विपरीत होगी, तो दोनों के बीच का एंगल हुआ 180। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद एक ही फॉर्मूला है 11/2m माइनस 30h इक्वल टू 0। मतलब ये कि 11/2m माइनस 30h जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के बीच के एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से हम घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पता करते हैं, एंगल। ठीक, तो यहाँ पे कोण हमें पता है एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब एक साथ होगी, तो एंगल 0। ठीक, एंगल 0 हो गया, तो हमें पता करना है एक साथ कब होगी, तो उसका मतलब एंगल हो गया 0। तो इसी को यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक, तो 11/2m, m फाइंड करना है। यहाँ पे 30 × h, h मतलब 5 और 6 के बीच में है, तो पहला वाला जो 5 है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। 5 आवर यानी 5 घंटे की बात कर रहा है ये, तो 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा 11/2m इक्वल टू 150। तो यहाँ से m इक्वल टू हो गया 150 गुने 2/11, तो मतलब 300/11। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22, 8 हो गया 80 हो गया, 11 7 जा 77, 3/11 मतलब 5:27.3/11 मिनट पे। 5 तो है ही, 5 तो यहाँ पे है ही, तो 5 और 6 के बीच की बात कर रहा है। तो ये जो आंसर, ये जो मिनट निकला हमारा, यहाँ पे जो m का जो वैल्यू पता किया हमने, m इक्वल टू 27.3/11 मतलब 5:27.3/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगा, एक दूसरे पे होगी, साथ होगी। ठीक है, एक दूसरे सुइयां एक साथ होगी, तो 5:27.3/11 मिनट, ये हमारा हो गया आंसर। तो जब कभी भी एंगल की बात आए तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, 11/2m माइनस 30h, ये होता है एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। एंगल आपको पता है यहाँ से एक दूसरे के साथ कब होगी, जब एंगल 0 होगा। एक दूसरे के साथ समकोण कब बनाएगी, जब एंगल इक्वल टू 90 होगा। एक दूसरे के विपरीत कब होगी, विपरीत मतलब ऐसे एक सुई इधर एक सुई इधर, तो एंगल इस केस में 180 हो जाएगा। 90 समकोण मतलब एंगल 90 हो जाएगा। तो वहीं से एक समय आपको गिवन होगा, तो पहला वाला समय जो है 5 या 6 कुछ भी या 7 8, उसको h के प्लेस पे पहले वाले टाइम को आप डाल देंगे, यहाँ से मिनट फाइंड कर लेंगे, एंगल हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब उस समय के बाद यदि 5:27.3/11 मिनट पे यहाँ मुझे m का जो वैल्यू आएगा उसको पहले वाले समय में ऐड कर देंगे, तो उतने ही समय बाद घड़ी की सुइयां एक दूसरे पे के साथ होगी। तो इस तरह से BPSC 67 PT री एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये 10 में से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि बहुत मायने रखता है। अब कट ऑफ कितना जा रहा है आप देख रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर आप सॉल्व कर लेंगे,
आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका 10 का 10 सही हो जाएगा और एक भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसको इग्नोर करके नहीं जाना है, मैथ्स को अच्छे से करके जाना है। ये आपका पीटी का सिलेक्शन होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। निगेटिव मार्किंग होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। इसीलिए मैथ्स बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। 10 में से 10 क्वेश्चन अब 100% एक्यूरेसी के साथ इसको आप